महोदय, क्योंकि आपने महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पे मुझे बोलने का अवसर दिए, मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि बात ये उठती है कि हमें संशोधन प्रस्ताव क्यों लाना पड़ रहा है, तो हम लोग क्योंकि पहले ही जिस दिन महामहिम जी का अभिभाषण होता है उसी दिन हम लोग प्रमुख सचिव साहब को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखते हैं कि किंतु खेद है, प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए, किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि पेज नंबर 7 पे हमारा छपा हुआ है, इसलिए हमें संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ रही है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। विगत दिनों जिस दिन चर्चा प्रारंभ हुई है, हालांकि मुझे इस बात को नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े भारी मन से कहना भी पड़ रहा है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, आदरणीय हम लोग का अभिभावक आदरणीय श्री माता प्रसाद जी हैं, इस बात को जानते भी हैं। बहुत दिनों के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है, जब भी बजट सत्र चलता है तो जो भी लीडर अपोजिशन होते हैं तो अन्य दलीय नेताओं को बुला करके एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब भी वो क्या स्ट्रेटजी है, दलीय नेता जब बोले तो लीडर अपोजिशन की मौजूदगी उसमें आवश्यक रहती है। लेकिन दुर्भाग्य हम सबका कि आज वो उपस्थित नहीं है, और जबकि हम लोगों ने निवेदन भी किया था कि नहीं ऐसा होना चाहिए। बजट पे हम अपने आप, जैसे कि हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी ने कहा, आदरणीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि हमको ऐसे ही मान लेते हैं। हम सब मिलकर के हम यहाँ विपक्ष में बैठे हैं, तो बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दे रखा है, उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष जो दो पहलू बनाया है, सबके लिए काम भी बांटा कि सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी होगी और विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होगी। हमें भी, हमारी भी जवाबदेही है। जितनी जवाबदेही सरकार की है उससे कम जवाबदेही हमारी नहीं है। हमसे भी बात पूछा जाएगा कि अगर आप सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा था तो आपने सरकार को ध्यान दिलाने के लिए क्या किया। तो हमारा काम ही यही है कि हम विपक्ष के साथ ही सरकार उन जगहों पे, उन जनता से जुड़ी समस्याओं पे अगर ध्यान नहीं देती है तो हम उसको इंगित करते हैं। हमारा वही काम है। इसलिए आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कल विकास की चर्चा हुई, सभी लोगों ने अपनी अपनी उपलब्धि हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी भी बताए। बल्कि मुझे खुशी है कि कुछ चीजों को उन्होंने बसपा को इंगित किया। कहा कि उमाशंकर जी, जो भारतीय जनता पार्टी जेवर एयरपोर्ट बना रही है, ये तो आपकी पार्टी की देन है। फिर उन्होंने कहा कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है, ये तो आपकी पार्टी की देन है। और देखिए अधिष्ठाता महोदय, ये सत्ता की चेयर, ये सतत प्रक्रिया है, आती जाती रहती है। चेयर वही रहेगी, उस पर केवल बैठने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति हट जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। हमने कहीं उसके लिए हाय तौबा नहीं बचाया, सब लोग जानते हैं। लेकिन उसी तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता, इस उत्तर प्रदेश में आज एक्सप्रेसवे की काफी वाहवाही ली जाती है। आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के भी नेता इस बात को कहते हैं कि हमारी एक्सप्रेसवे बड़ी अच्छी है, आगरा एक्सप्रेसवे। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत है, जो नींव है, वो बहुजन समाज पार्टी ने एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे बना करके, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे आज भी स्थापित है। और उसी दिन से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, आज इस कहना इसलिए भी पड़ रहा है कि अगर ये उपलब्धि गिनाई जा रही है कि हमारे समय में हमने ये काम किया, मुझे लगता है कि उस काम को अगर कोई दूसरा गिनाएगा तो निश्चित रूप से कष्ट होता है। आज यहीं पे एकाना स्टेडियम की चर्चा हुई। अधिष्ठाता महोदय, मैं देखता हूं जब भी बात आती है तो समाजवादी पार्टी उसको अपने खाते में ले लेती है कि एकाना स्टेडियम हमने बनाया। एकाना स्टेडियम की जमीन एक्वायर बहुजन समाज पार्टी ने किया।
जमीन एक्वायर करने के बाद एकाना स्टेडियम का 2 बार निविदा यानी टेंडर की प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी ने किया। पहली बार में 2 बिडर आए, दूसरी बार में भी 2 बिडर आए। फिर भी बहुजन समाज पार्टी चाहती थी कि नहीं, हम इसमें और प्रतिस्पर्धा हो, हम तीसरी बार जो बिड करना चाहते थे उसको टेंडर में ले जाना चाहते थे, लेकिन तब तक आचार संहिता लग गई। दुर्भाग्य देखिए या सौभाग्य देखिए, हम जिस समय जिस स्ट्रक्चर को, जिस आर्किटेक्ट से उसका स्ट्रक्चरिंग कराए थे, उस आर्किटेक्ट जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, उसी स्टेडियम को जो हमारा आर्किटेक्चर किए थे उनको स्टेडियम बनाने का काम दे दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारी प्रक्रिया मेरी थी। दूसरी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनेश्वर मिश्रा पार्क की चर्चा होती है, मैं कल यहीं बैठा था, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क हमने बना के दिया है, जनेश्वर मिश्रा पार्क। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन एक अनुशासित पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हूं, मैं बीच में रोका नहीं। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, पूरा स्टेडियम, मैं नहीं कर सकता, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये बड़े दिल की बात है। मुझे नहीं लगता है कि अगर उतनी जमीन अगर मिल जाती है स्टेडियम वो पार्क बनाने के लिए, वो पार्क का नाम था अंबेडकर उद्यान पार्क। पूरी जो जमीन थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहते वहां सुश्री मायावती जी ने उसको एक्वायर की थी। वह पार्क का निर्माण भी हो गया था। जिस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा था कि बहुजन समाज पार्टी केवल पत्थर का काम करती है, आज वो सारे पत्थर उस पार्क में लगे हुए हैं। जिस पत्थर के विरोध करके, जिस पत्थर को चुनावी मुद्दा बना करके समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बाद सत्ता में आई थी, आज वो सारे पत्थर लगे हैं। जिस खजूर के पेड़ की चर्चा हो रही थी, उस सारे पूरी तरह से उस पार्क का निर्माण बहुजन समाज पार्टी ने कराया। और मुझे याद है कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी के जिन लोगों द्वारा शिलान्यास किया गया उसके पत्थर तोड़े जा रहे थे और तोड़ करके स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्रा जी के लगाए जा रहे थे, उस समय बहुजन समाज पार्टी के लोग आंदोलित होकर के पत्थरों के टुकड़ों को लेकर के, शिलापट के टुकड़ों को लेकर के राजभवन तक बरसात के दिन में बारिश में पैदल मार्च किए थे। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन यह हम करना चाहें। जनेश्वर जी हमारे जनपद के पूजनीय हैं, हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती कि उनके नाम पे कोई दूसरा इस तरह से खुद बना करके अगर आपने ऐसा काम किया होता तो मुझे अच्छा लगता। इसलिए इस बात को मुझे कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, तमाम ऐसी चीजें हैं। अधिष्ठाता महोदय, कल हमको नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का चर्चा किया, सभी अपने जो अन्य हमारे राजनीतिक दल के जो लीडर्स हैं, सबसे वो सदन में जातीय जनगणना के लिए समर्थन जुटा रहे थे, मांग रहे थे। उसमें उन्होंने ओम प्रकाश जी से भी कहा कि इन्होंने खड़ा हो गए, बोले कि मैं इसके पक्ष में हूं। कांग्रेस को कह दिया कि इससे कोई मतलब नहीं है। जब हमको कहे कि उमाशंकर जी तो अपने मन से बता ही नहीं पाएंगे, मैंने कहा कि मैं जब मुझे बोलने का समय आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये कहने का मतलब, क्योंकि ये बात इसलिए मुझे लाना पड़ रहा है कि उन्होंने कल मुझसे कहा, अधिष्ठाता महोदय, जातीय जनगणना कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करती है, पूरी तरह से समर्थन करती है। लेकिन केवल ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी इसके आड़ में पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के पक्षधर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि जातीय जनगणना अगर हो तो पूरे देश में एक साथ हो, न कि जिन जिन राज्यों में चुनाव आए, और जिन जिन पार्टियों को जब अपनी उपलब्धियां गिनाने की नौबत आए वो पार्टियां उस राज्य में खड़ी हो जाए। बल्कि मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि इस बात को सबको मिलकर के या सर्वसम्मति से यहां प्रस्ताव जाना चाहिए भारत सरकार को कि पूरे देश में जातीय जनगणना एक साथ कराया जाए। इससे बहुत ही एक अच्छा मतलब माहौल होगा और जो स्थिति पता भी चल पाएगा और जो समाज में दिया गया है कि किसके लिए क्या, जिसकी जो हमारी पार्टी का नारा ही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इससे ये बेहतर होता है, उसका सामंजस्य बन पाता। इसलिए यह कहना कि कौन सी पार्टी का नारा है? कौन सी पार्टी का नारा? बहुजन समाज पार्टी ही जातीय जनगणना कराने के पक्ष में, अध्यक्ष जी, इस पक्ष में है कि पूरे देश में जातीय जनगणना एक साथ प्रारंभ हो और इसके लिए भारत सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सदन से
सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पास करा के दिया जाए कि उत्तर प्रदेश चाहता है कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो, साथ ही ये भी प्रस्ताव हो हमारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जोड़ा जाए कि इसमें भारत सरकार पूरे देश में अन्य राज्यों में भी एक साथ कराए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी चर्चा हो रही थी, हमारे उस दिन माननीय बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं, अभी आदरणीय ओम प्रकाश जी ने भी उस बात की चर्चा किया बिजली बिलों के लिए। अध्यक्ष जी, जिस समय मुफ्त कनेक्शन दिया जा रहा था, गांव से जुड़ी बिल्कुल समस्या है, जिस दिन मुफ्त कनेक्शन दिए जाने के लिए सरकार ने एक टारगेट फिक्स कर दिया था, संबंधित मंत्री और अधिकारी उनको चिन्हित किया जाता था कि आप आज कितने आप लोगों को आपने कितना कनेक्शन दिया। उस समय अध्यक्ष जी ग्राउंड पे होता क्या था कि गांव में कोई अधिकारी कर्मचारी गया और लोगों से उनके आधार कार्ड की कॉपी वसूल लिया और आधार कार्ड की कॉपी ले आकर के अपने पास रख दिया और बाद में कुछ दिनों के बाद में उनके पास मीटर भेजवा दिया। मीटर वैसे उनके बक्से में पड़े हैं, वो जानते हैं कि हमारा मीटर कोई आएगा लगाएगा, उस दिन से हमारी बिल हमारी आनी शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष जी, आज भी उन गांवों में झोपड़ियों में हम जा रहे हैं, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, केवल उनका कसूर यह था कि उन्होंने अपना आधार कार्ड दे दिया था और आज उनकी बिल इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा आ रही है कि आप देख रहे हैं तहसील में पूरी महिलाएं, पुरुष वर्ग तो काम करने चले जाते हैं, लेकिन पूरी महिलाएं 200, 400, 500 हम लोगों के घरों में आती हैं, ट्रैक्टर से आएंगी, पिकअप से भर के आएंगी, फिर हमको पूछना पड़ता है, फिर उनके गाड़ी का किराया देना पड़ता है, फिर हम सारी बिल को इकट्ठा करते हैं और फिर करके आप देते हैं, आपके अधिकारी को लिखते हैं। मुझे लगता है कि एक बार इसकी पूरे प्रदेश स्तर पे, ये कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश स्तर पे इसका एक बार आप समायोजन करा लें, दिखवा लें, इसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको दुरुस्त करा लें। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बिजली से संबंधित कल चर्चा हो रही थी उस दिन बिजली सप्लाई की। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक सतत प्रक्रिया है, ये हाउस, ये चेयर, नेता प्रतिपक्ष की वही चेयर है, नेता सदन की वही चेयर है, अन्य माननीय मंत्रीगणों के लिए चेयर फिक्स है। इसमें आज आप हैं, कल कोई और आएगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम जिस जनहित के कार्यों को शुरुआत किए हैं, जब दूसरा कोई आए तो उसको रोक दे, इसलिए कि तो उन्होंने शुरुआत किया है। इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत रुपया नहीं लगता है, किसी का कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं लगता है, वो पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगता है। हमने जैसे आज माननीय मंत्री जी उस दिन अपनी उपलब्धि में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम आज 12,000 मेगावाट से ज्यादा, हमको 24,000 मेगावाट हम सप्लाई मतलब कवर कर पा रहे हैं। उस समय निश्चित रूप से आपने कहा कि उस समय के एमओयू अधिक दरों पे हुए थे। माननीय मंत्री जी, जिस समय एमओयू हुआ था उस समय के सिचुएशन क्या होंगे, उस समय के सिचुएशन क्या थे, उस समय भी कंपटीटर थे, लेकिन हम आज उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन आज अगर वह पावर प्लांट, अगर वह उनको हम आगे नहीं बढ़ाए होते, हमारी बात वाले समाजवादी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उसका निर्माण कराया और जिसकी देन है कि आज वो प्रोडक्शन हमको दे रहे हैं और उस प्रोडक्शन का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। एमओयू अगर उस समय का रेट है, हमें उन्हें बैठा करके अपने बोर्ड, अपनी टीम को लगा सकते हैं, आज लगा करके उनसे नेगोशिएशन किया जा सकता है। हालांकि जरूर है कि अनुबंध का वो पार्ट है कि हमारा जो करार हो गया उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे अधीन काम कर रहे हैं तो हम उनको किसी भी तरीका से उसको मोबिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसी बात हो, इस बात का भी जिक्र हो जाना चाहिए कि भाई वो पावर प्लांट कब से लगे थे, किस समय के एमओयू हुए थे। तो मुझे भी लगता है कि भाई हमारे किए हुए कामों को चलिए कम से कम आप उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, एक और जो जुड़ी समस्या जो भी हमारे माननीय सुखदेव पाटिल हमारे ओम प्रकाश जी ने बताया, जो गांव की समस्या बता रहा हूं, जो गोंड और खरवार हम लोगों की तरफ ज्यादा कुछ ऐसी जातियां हैं जो रोज आए दिन जब भी हम लोग गांव में जाते हैं, उनका एक समूह आकर के 50 सेकंड्स 15 जब बोलिए मेरा दुर्भाग्य 17, 18, मैं ये कहूँ कि मेरा दुर्भाग्य है कि आप ही आ गए 21, 22, 23, 24, 25। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए रिसाना महोदय थोड़ी लिबर्टी लिए थे, अध्यक्ष महोदय आगे तो मैं बड़ा खुश हुआ था। तो इसलिए एक आपके पीठ की तरफ से भी निर्देश हो जाए। उसमें सरकार के एक जीओ भी हुआ है समाज कल्याण, एसीएस समाज कल्याण की तरफ से कि नहीं, इनके सर्टिफिकेट निर्गत किए जाए, लेकिन आज भी कुछ अधिकारी तहसीलों पे उनके सर्टिफिकेट को निर्गत नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इसमें व्यवस्था चाहता हूं और चाहता हूं कि उनके इसमें सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए व्यवस्था दे दिया जाए।
माननीय अध्यक्ष जी, एक और आग्रह करूंगा। माननीय कांसीराम शहरी आवास योजना एक स्कीम थी बहुजन समाज पार्टी में, कोई अपने लिए नहीं था और नहीं भी कोई एक वर्ग के लिए था। जहां जहां वो आवंटित किए गए उसमें सर्व समाज के लोग हैं। अध्यक्ष जी, बहुत ऐसे जनपद हैं, बहुत ऐसी तहसीलें हैं कि वहां पे बड़े बड़े टावर बना करके खाली पड़े हुए हैं। पता लगा कि उसमें 400 करोड़ रुपया खर्च हो गया, अब कितना खर्च होना है? 10 करोड़। उसके लिए हुआ हैंडओवर नहीं हो रहा है। और आप उसमें कितने फ्लैट हैं? तो 200। माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, सिर्फ संज्ञान लेने बैठे। ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जिस समय काशीराम कॉलोनीज बनी थी तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं यहाँ पर पूरे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसकी अलग से समीक्षा करके उसमें जो काम बाकी है उसको करा दें। माननीय अध्यक्ष, एक अंतिम सवाल, एक अंतिम मेरा सुझाव था। जब अभी बड़े भाई राजा भैया ने इस बात को जिक्र किया हैंडपंप की। माननीय अध्यक्ष, मैंने कई बार ऐसा कहा और मैंने छोटी बैठकों में भी सुझाव दिया। सरकार आज कह रही है कि हर घर और हर घर नल से हमने जोड़ दिया है। मैं केवल अधिक नहीं, यहां हम 403 माननीय विधायक हैं। पहले केवल 403 हर एक विधायक के क्षेत्र की एक पानी की टंकी का हम उदाहरण के स्वरूप ले लें और केवल वो डिपार्टमेंट जो जल विभाग है केवल 403 बहुत हमारे 403 वो ऐसी टंकी ओवर टैंक दिखा दे जो पूरी तरह से सप्लाई दे रहे हैं। एक गांव में भी माननीय अध्यक्ष हो गया, एक एक करके कितना बोलोगे? बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत। मेरे पास आज जो सूची है